नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में। एनवायरनमेंट को हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण, इकोलॉजी को बोलते हैं पारिस्थितिकी और इकोसिस्टम को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो चलो ऊपर ऊपर पहले हम देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो आप मान लीजिए कि दूर से किसी एक पहाड़ को देख रहे हो, लेकिन आपको ये कंफर्म नहीं है कि ये पहाड़ है या कोई टापू है या फिर कोई बड़ा चट्टान है। तो आप क्या करते हो, इसके और पास में जाते हो तो पाते हो कि ये तो एक ऊंचा सा पहाड़ है। फिर आप क्या करते हो, इस पहाड़ के और करीब में जाते हो तो पाते हो कि इस पहाड़ पे ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे, नदियां, झरने और कुछ जीव जंतु हैं। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम को परिभाषित करते हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट जो होता है वो आपका लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मिल के एनवायरनमेंट बनाते हैं, लेकिन इन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में आप जब रिलेशन देखोगे तो उसको बोलेंगे इकोलॉजी। और ये रिलेशन किस तरह से स्थापित हो रहा है ये आपका बताता है एक इकोसिस्टम। तो चलो एक एक करके तीनों के बारे में समझ लेते हैं। तो देखो, पर्यावरण क्या होता है। तो मैंने आपको बताया पर्यावरण आपका लिविंग और नॉन लिविंग थिंग से मिलकर बना हुआ एक कंपोनेंट है। जैसे कि आप किसी एक पार्क में जाते हो तो उस पार्क में पाते हो कि वहां घास भी है, वहां मिट्टी भी है, वहां पानी भी है, वहां छोटे छोटे जीव जंतु भी हैं। इसके अलावा आसपास में हवा भी है, सूरज की रोशनी भी पड़ रही है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी मिलके एक एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं। आपको और आसान भाषा में समझाते हैं कि आप किसी एक रूम में बैठ के पढ़ रहे होगे, तो उस रूम में आप टेबल चेयर पे बैठे हो, तो फिर आप क्या हो, आप खुद एक लिविंग थिंग हो। टेबल चेयर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। इसके अलावा उस रूम में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होंगे। आप अगर अपने रूम में गमला रखे होगे तो फिर वो क्या है, एक लिविंग थिंग हो गई। यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग मिलके क्या करते हैं कि एक एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं। इकोलॉजी क्या होती है, अब इस चीज को समझो। इससे पहले कुछ टर्म देख लो कि ये आखिर इकोलॉजी शब्द आया कहां से। तो इकोलॉजी जो है 1869 में जर्मन जैव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था, तो 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अब इकोलॉजी समझो है क्या। तो देखो, इकोलॉजी जो होती है वो स्टडी होती है। किस चीज का अध्ययन आप करते हो, तो लिविंग थिंग का, उसके नॉन लिविंग थिंग एनवायरनमेंट के साथ जो आप स्टडी करते हो उसी को बोलते हैं इकोलॉजी। जैसे कि आपको एग्जांपल बताता हूं, आप हरे पे, ये जैसे मान लीजिए कि ये आपका नारियल का पेड़ है, ठीक है। ये नारियल का पेड़ जब तक सूरज की रोशनी नहीं पाएगा और मिट्टी से आपका पोषक तत्व नहीं पाएगा तब तक ये ग्रो कर सकता है, नहीं ग्रो करेगा। उसी तरह से मान लीजिए ये हाथी है, अगर हाथी को हम यहाँ पे सारे खाने हटा दें, यानी पेड़ पौधा हटा दें, घास फूस हटा दें, या फिर ये आप भेड़ बकरी को ले लो तो घास हटा दिया जाए तो क्या ये जिंदा रह पाएगी। तो ये इसका रिलेशन किसके साथ हो गया, इसका रिलेशन हो गया घास फूस के साथ। उसी तरह से पेड़ का रिलेशन किसके साथ हो गया, पानी के साथ, सूरज के साथ। और उसी तरह से शेर को अगर देख लो तो शेर क्या इन सबको खाए बिना जिंदा रह सकता है। तो यानी पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे इकोलॉजी में हर एक जीव का एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह से संबंध होता है। तो इस चीज की स्टडी क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। अब इकोसिस्टम क्या होता है, तो इस चीज को समझो। ये देखो, सबसे पहले इकोसिस्टम शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो 1935 में एजी टॉन्सले ने इसका प्रयोग किया था। तो एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछता है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो एजी टॉन्सले ने 1935 में। यहां पे आप एक चीज और देखो कि सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग हुआ, उसके बाद इकोसिस्टम आया। यानी पहले हम क्या किए कि चीजों के बारे में अध्ययन करना शुरू किए। यानी मान लीजिए कि आप यहां पे खड़े हो तो अपने आसपास के पर्यावरण को देखें कि हाँ, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे कुछ घर बने हैं, यहाँ पे पॉन्ड है, यहाँ पे नदी बह रही है। तो इसकी आप स्टडी किए, तो स्टडी किए तो आप इसको क्या करोगे, इकोलॉजी में क्लासिफाई करोगे। लेकिन जब आप उसके और करीब जाओगे, जैसे कि आप देखोगे कि अगर ये जो पेड़ पौधे हैं ये सूरज की रोशनी लेके किस तरह से फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाद्य पदार्थ बनाते हैं, तो ये आ जाता है आपका इकोसिस्टम में। यानी यहाँ पे हर एक जीव में किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये पूरा आ जाता है स्टडी आपका इकोसिस्टम के अंतर्गत में। जैसे सूरज क्या करता है, सूरज
कि रोशनी पाके पेड़ पौधे ग्रो करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण होता है, और इसको खा के क्या करते हैं कि जो छोटे मोटे, मान लीजिए रैबिट है, रैबिट इस घास को खा रहा है तो जिंदा है। अब इस रैबिट को जब तक ये चील नहीं खाएगा तब तक क्या ये जिंदा रह सकता है? यानी एक दूसरे पे ये निर्भर है, और इसमें किस तरह से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है ये चीज कौन बताता है? ये बताता है इकोसिस्टम। अब इस चीज को समझो कि एक एनवायरनमेंट के अंतर्गत बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं, जैसे कि पानी का अपना अलग इकोसिस्टम होगा, घास के मैदान का अपना अलग इकोसिस्टम होगा, आपके पहाड़ों का अलग इकोसिस्टम होगा, और इन तीनों का मिला के भी इकोसिस्टम बनता है। यानी पूरे एनवायरनमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम आ सकते हैं। अब हम समझते हैं कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोलॉजी के अंदर क्या है कि हम बहुत सारे इकोसिस्टम्स की स्टडी करते हैं, लेकिन इकोसिस्टम में क्या होता है कि हम हर एक यूनिट को क्या करते हैं, उसके एनवायरनमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि फूड चेन को ले लीजिए, फूड चेन क्या है कि इकोसिस्टम है, यानी सूर्य की एनर्जी से कैसे घास अपना फल, जो भी आपके पेड़ पौधे हैं फल तैयार कर रहे हैं, और उसको खा के जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसको खा के कैसे जिंदा रह रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर उसको खा के कैसे जिंदा कर रह रहे हैं, और किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सारी चीजों की जो स्टडी होती है वो इकोसिस्टम के अंतर्गत आती है, जबकि जो इकोलॉजी होती है उस पे ब्रॉड एंगल में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि बस लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में किस तरह से रिलेशन, उनके बीच में किस तरह से संबंध है, वो इकोलॉजी के अंतर्गत आता है।